हेलो। आज हम लोग बात करेंगे अपना टॉपिक क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के बारे में। शॉर्ट में इसे CML बोलते हैं, क्लोनल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर। बेसिकली ये भी एक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल का डिसऑर्डर ही है जो कि माइलॉइड सेल लीनिएज से बिलोंग करता है। मैंने आपको बताया था AML में कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल के दो लीनिएज होते हैं, एक होता है माइलॉइड, एक होता है लिम्फोइड। तो ये बेसिकली माइलॉइड सेल का ही डिसऑर्डर है, ठीक है। The disease driven by the BCR-ABL1 chimeric gene product, a constitutively active tyrosine kinase resulting from a reciprocal balanced translocation between the arms of chromosome number 9 T922 Q34 Q11.2 cytogenetically detected as the Philadelphia chromosome। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ इन वर्ड का मतलब क्या है। BCR का मतलब है ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। ये जो जीन है उसके ऊपर एक रीजन है जिसको ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन बोलते हैं, ठीक है। और ABL का मतलब होता है कि एबल्सन, ठीक है। ABL का फुल फॉर्म। अब बात करते हैं हम T एंड Q का मतलब क्या है। T का मतलब क्या है? T का मतलब होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब ABL जीन किस पे होता है? ABL जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे और BCR जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 22 पे। तो जो T का मतलब है कि 9 एंड 22 पे, 9 और 22 के जो जीन है उनके बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ, ठीक है। और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम फ्रॉम reciprocal translocation is the result of fragment from chromosome number 9 and 22 swapping places. The balanced reciprocal translocation between the long arm of 9 and 22 chromosomes result in fusion gene BCR-ABL1 फ्यूजन जीन। इसी को बोलते हैं हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। जो BCR-ABL का क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22 का जो लॉन्ग आर्म है उसमें फ्यूजन हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो T का मतलब हो गया रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एंड Q का मतलब हो गया Q एक लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम। Q जो क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म है उसको बोलते हैं, ठीक है। और 34 एंड 11.2 उस पे जो रीजन होता है 34 होता है रीजन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 पे, ठीक है। और जो 11.2 है ये होता है रीजन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22 पे, ठीक है। तो BCR-ABL1 फ्यूजन जीन को ही हम लोग बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में और हम डिस्कस करेंगे थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है। पैथोलॉजी में और फिजियोलॉजी। द इंसिडेंस की हम लोग बात करते हैं। 50% ऑफ ऑल केसेस ऑफ ल्यूकेमिया इज CML, ठीक है। स्लाइट मेल प्रीपोंडरेंस, मेल और फीमेल का अगर हम लोग रेशियो देखें, रेशियो ऑफ प्रीडिस्पोजिशन, तो 1.6:1, मतलब कि एक फीमेल में होगा तो 1.6 मेल में होगा। It is uncommon in children. Only 3% of patients with CML are younger than 20 years. CML incidence increases slowly with age, with steeper increase after the age of 40 to 50 years. Annual incidence 1.5 cases per 1 lakh individuals। एनुअल केसेस जो आते हैं तो 1.5 पर 1 लाख इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है। तो रेट तो बहुत कम है बट और अनकॉमन भी है, बट इतना अनकॉमन नहीं है कि आप इसके बारे में जाने नहीं। अगर इसकी इटियोलॉजी की बात हम लोग करते हैं तो
नो etiologic agents आर incriminated एंड नो एसोसिएशन एग्जिस्ट। कोई भी etiological एजेंट दोषी नहीं पाया गया है, इंक्रिमिनेटेड का मतलब, और कोई भी एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता विद एक्सपोजर टू बेंजीन और अदर टॉक्सिन, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और वायरस। जैसा कि एएमएल में होता था, एएमएल में उसके इटियोलॉजिकल एजेंट्स ये सब होते थे, बट सीएमएल का इससे कोई कोई भी वो रिलेशन नहीं पाया गया, ठीक है, और ना ही कोई फैमिलियल एसोसिएशन पाया गया और ना ही कोई ट्विंस एसोसिएशन पाया गया। बट exposure to ionizing radiation, only large dose of radiation can cause CML। अगर लार्ज डोज ऑफ रेडिएशन मिल रहा है किसी पेशेंट को, कोई रेडिएशन वाली एरिया में वर्क कर रहा है या फिर लार्ज डोज ऑफ रेडिएशन मिल रहा है, तो उनमें चांसेस होते हैं सीएमएल होने के, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। बैलेंस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 9 एंड 22। बैलेंस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22 के बीच में। 9 में ABL1 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 पे BCR। तो ABL1 और BCR में के बीच के लॉन्ग आर्म में ट्रांसलोकेशन हुआ। फिर उसके बाद DNA सीक्वेंस फ्रॉम द सेलुलर और ऑन्कोजीन ABL1 आर ट्रांसलोकेटेड नेक्स्ट टू मेजर ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। मतलब कि BCR जीन पे जो क्रोमोसोम नंबर 22 पे है, जनरेटिंग अ हाइब्रिड ऑन्कोजीन। जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ 9 और 22 के बीच में, एक हाइब्रिड ऑन्कोजीन जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं BCR ABL1, मतलब कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब इसके बाद फ्यूजन जीन कोड फॉर ऑन्कोप्रोटीन। अब ऑन्कोजीन बनी है तो ऑन्कोप्रोटीन बनाएगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो फ्यूजन जीन कोड फॉर ऑन्कोप्रोटीन विथ मॉलिक्यूलर वेट 210 kDa referred to as P210 BCR ABL1। P210 क्या है? एक साइट है, ठीक है। तीन साइट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं हम कि P210 पे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन CML होता है, ठीक है। दिस BCR ABL1 oncoprotein exhibit constitutive kinase activity that leads to excessive proliferation and reduced apoptosis of CML cells। अब जो नॉर्मल एपोप्टोसिस होती है, नेचुरल सेल डेथ, उसको रिड्यूस कर देता है BCR ABL1 ऑन्कोप्रोटीन, ठीक है, और एबनॉर्मल टायरोसिन बनाता है। अब एबनॉर्मल टायरोसिन बनाता है, और तीन साइट्स के बारे में बात करते हैं। थ्री ऑन्कोप्रोटीन होते हैं, P190, P210, P230। तो मोस्ट कॉमन जो होती है, सॉरी, P190 साइट नहीं है, P190, P210, P230 ये प्रोटीन्स होती हैं। तीन टाइप की प्रोटीन्स बनाती हैं ऑन्कोजीन्स। जो बनी है BCR ABL1, वो तीन टाइप की प्रोटीन्स बनाती है, जिसमें से एक होती है P190, दूसरी P210, तीसरी P230। तो 210 पे जो होता है मोस्ट कॉमन होता है CML, और जो P230 है वो रेयर केसेस में और CML का कॉज बनता है, ठीक है, जो कि क्रोनिक न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया में आता है। और P190 है ऑन्कोप्रोटीन, ये AML में बनता है, ठीक है। फेजेस होते हैं CML के, तीन फेजेस होते हैं, क्रोनिक फेज, एक्सीलरेटेड फेज, ब्लास्ट क्राइसिस। अब हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब जो ऑन्कोप्रोटीन्स बनी है मतलब कि टायरोसिन बनी है,
वो क्या करती हैं, अनकंट्रोल माइलॉइड सेल प्रोलिफरेशन कराती हैं। पहली बात, मतलब जो जीन बनी है फिलाडेल्फिया, वो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइलॉइड सेल प्रोलिफरेशन कराएंगी, रेड्यूस कराएंगी एपोप्टोसिस, जो कि नेचुरल सेल डेथ होता है उसको रेड्यूस कर देंगी, और जीनोमिक इनएस्टेबिलिटी बनाएंगी, जीनोम में इनएस्टेबिलिटी कॉज कर देंगी। ठीक है, फेजेस के बारे में मैंने बात कर ही ली है। अब क्लिनिकल फीचर देखते हैं। क्लिनिकल फीचर इसके फेजेस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर क्रोनिक फेज है तो उसमें इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक रहेगा पेशेंट, फिर पेशेंट के अंदर फैटीग दिखेगा, वीकनेस दिखेगी, वेट लॉस दिखेगा, लो ग्रेड फीवर दिखेगा, नाइट स्वेट्स आएंगे, स्प्लिनोमेगेली मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन होती है स्प्लिनोमेगेली। सेल स्प्लीन की साइज बढ़ेगी, स्प्लीन की साइज बढ़ेगी बिकॉज जो माइलॉइड सेल है सब एबनॉर्मली बन रहे हैं, सब जाके वहाँ पे फिल्टर होंगे, तो स्प्लीन में इन्फेक्शन होना, स्प्लीन को ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी साइज बढ़ाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, एबनॉर्मल सेल्स की वजह से सेल्स टूटेंगी तो स्प्लिनोमेगेली होगी। ठीक है, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट स्प्लिनोमेगेली की वजह से होंगी। अब एक्सीलरेटेड फेज में क्या आएगा, एनीमिया होगी, वो वर्स वर्स हो जाएगी, स्प्लिनोमेगेली और इंक्रीज होगी, फीवर और इंक्रीज होगा, बोन पेन होगा बिकॉज बोन मैरो अफेक्ट हो ही रहा है, और राइजिंग ब्लास्ट काउंट, ब्लास्ट का जो काउंट है वो इंक्रीज होगा। अब ब्लास्ट क्राइसिस में क्या होगा, एक्यूट ल्यूकेमिया लाइक पिक्चर आएंगी, जैसे जो एक्यूट ल्यूकेमिया में क्लिनिकल फीचर्स आते थे, वो क्लिनिकल फीचर्स ब्लास्ट क्राइसिस ऑफ सीएमएल के ड्यूरिंग आएंगे, जिसमें कि सीवियर एनीमिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, बोन पेन हो गया। ये चारों चीज़ बहुत ही एएमएल और सीएमएल को डिफरेंशिएट करते हैं, बट ब्लास्ट क्राइसिस ऑफ सीएमएल सिम्टम्स लाइक एक्यूट ल्यूकेमिया। ठीक है, और ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं, सीबीसी एंड पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग्स। ब्लड इसके अंदर देखेंगे तो हमें मार्क ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, बेसोफिल बेसोफिल्स अगर देखेंगे हम, तो बेसोफिल्स ग्रेटर देन 4, 20, 25, 26 ऐसे पहुंच सकती है बेसोफिल। ठीक है, यूसिनोफिल बड़ी होगी, एनीमिया हो सकता है माइल्ड टू मॉडरेट। ठीक है, प्लेटलेट इंक्रीज होगा, प्लेटलेट बहुत इंक्रीज भी हो सकता है बट डिक्रीज होगा ब्लास्ट क्राइसिस स्टेज में। बोन मैरो फाइंडिंग्स की बात करें तो हाइपर सेलुलर बोन मैरो दिखेगी, मार्क्ड माइलॉइड हाइपरप्लेसिया दिखेगा, इंक्रीज माइलॉइड टू एरिथ्रॉइड रेशियो। जाहिर सी बात है माइलॉइड सेल से ज़्यादा बन रही है तो माइलॉइड और एरिथ्रॉइड का रेशियो वो इंक्रीज होगा क्योंकि माइलॉइड ज़्यादा बन रही है। स्मॉल हाइपोलोवेटेड मेगाकार्योसाइट, जो मेगाकार्योसाइट्स बनते हैं उसमें वो हाइपोलोवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स अगर हम कराएंगे तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मिलेगा, मॉलिक्यूलर टेस्ट कराएंगे तो बीसीआर एबीएल पीसीआर के द्वारा मिलेगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जिससे कि हम कंफर्मेशन करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर सीएमएल हुआ है। और ल्यूकोसाइड एल्केलिन फॉस्फेटेज कराते हैं। ठीक है, जो कि लो होता है, जो डिफरेंशिएट करता है ल्यूकेमॉइड रिएक्शन से सीएमएल को। ठीक है, डीडी किससे बनेगी, डीडी बनेगी, अभी हम लोग बात किए थे ल्यूकेमॉइड से डिफरेंशिएट करने के लिए लैब कराएंगे तो ल्यूकोमॉइड रिएक्शन से डीडी बनेगी। और अदर जो माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म है जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलीसाइथेमिया वेरा हो गया, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस हो गई, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया हो गया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया हो गया, इन सब से इसकी डीडी बनेगी। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, जो फर्स्ट लाइन आप ट्रीटमेंट एलोपैथिक है उसमें इमेटिनिब देते हैं, डोसेटिनिब देते हैं। इमेटिनिब बेसिकली बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है और ये जो फर्टिलिटी के रेट को है, सीएमएल के रेट को 10% तक कम की है, उसके सीवीएटी को। इसका एक्शन क्या होता है, ये जो
एबनॉर्मल जीन बनी है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम से, जो ऑन्कोजीन ऑन्कोप्रोटीन जो प्रोड्यूस कर रही थी टायरोसिन एबनॉर्मल प्रोटीन, उसको इनहिबिट करता है। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, तो उसको डिक्रीज करता है, तो उसकी जो सीवियरिटी है उसको कम करता है, उसके रिएक्शंस को कम करता है, ठीक है। और एलोपैथिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, जो कि क्यूरेटिव ऑप्शन है। और सपोर्टिव थेरेपी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हेमोरेज हो सकता है, हाइपर यूरिसेमिया एंड गाउट हो सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।